this product to your friends, family and relatives. Yes. Right? So you are promoting the brand that you are getting associated with. Right? You must have got surveys that would you ये जो आपके employment surveys आते हैं, engagement surveys आते हैं, would you recommend your this organization to your friend or professional colleagues? और उससे आपको पता चलता है कि कितना ब्रांड वैल्यू है, कितना एंगेजमेंट है लोगों का. एग्जिट फॉर्मेलिटीज में नॉर्मली हम लोग पूछते हैं. हाँ नॉर्मली, लेकिन उसका करते नहीं हो ना कुछ बाद में. नहीं करते भी हैं. इफ दे गिव अस द रेफरेंस, यस वी डू कांटेक्ट देम एज वेल. नहीं वो रेफरेंस, अरे यार फिर वो माइंडसेट से निकलो. कितने लोगों ने कहा कि वो लोग रिफर करेंगे. 100 एग्जिट हुए, उसमें से कितने लोगों ने कहा कि वो लोग रिफर करेंगे? एटलीस्ट 25 to 30%. नाउ माय कंसर्न इज कि 70% क्यों नहीं कर रहे? because they might have some of the other regrets against the company. Whatever you need, now I will give you your KPI or KRA that now this 20-30% जो है वो कर रहे हैं, अगले साल मेरे को तुम्हारे KPI परफॉर्मेंस में उसको 45% होना चाहिए. अभी तुम डिजाइन करो इंटरवेंशन, इसके लिए क्या कर सकते हो, डेटा एनालिसिस निकालो, किस तरह से क्या करना चाहिए वो करो तुम. And this is where the value addition comes in. Now you are directly impacting the business value. You are directly increasing the employment engagement. और तुमको पता है employee engagement is directly related to your business revenue. Yes. Correct. Right. ROI on engagement, employee retention funnel. ये चीजें हम कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं. और ये कोई बहुत बड़ी मीन्स 30 मार्का वाली बातें नहीं है, सिंपल चीजें हैं. माइंडसेट होना चाहिए, फ्रेमवर्क पता होना चाहिए. दिस आई थिंक एम्प्लॉय एंगेजमेंट का जो डेटा जो है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का जो ROI दिखाना है, आई थिंक इट्स टफेस्ट पार्ट इन HR. कैन यू शो एनी प्रोजेक्ट ऑन दैट? मैं वो भी बता दूंगा तुम लोगों को. राइट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एट्रिशन. कॉस्ट ऑफ एट्रिशन अगर छोड़ के जा रहे हैं तो उसका आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, और उसके टोटल बिजनेस वैल्यू में से उसको अगर मान ये कर दोगे तो ROI आपको एंगेजमेंट मिल जाएगा सीधा. राइट. देन कंपनसेशन यूज इन कॉन्जॉइंट एनालिसिस. कितने वेरिएबल्स को आप एक साथ एनालिसिस करते हो. अंडरस्टैंडिंग कंपनसेशन ट्रेंड्स यूज इन परसेंटाइल एंड मीडियंस. Have you read the Mercer's के compensation reports? वो Mercer वाला आता है, प्रेजेंटेशन देता है, तुम्हारे CEO को बताता है, वो 75th परसेंटाइल पे है और आपका जो है वो 46th परसेंटाइल पे है. उसका मीडियन इतना आ रहा है. अगर आपको ये कवर करना है तो नेक्स्ट 3 साल में आप इस तरह से इसको रिकवर कर पाओगे. एंड दे गिव यू फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग योर कंपनसेशन स्ट्रेटेजीज. Performance management में you are using normal distribution, that is bell curve. Noise in performance evaluation. Noise is basically data which is going away from your normal distributions. इधर उधर shoot out हो रहा है. That is the noise in performance evaluation. कई लोग होते हैं ना, सबको 5-5-5 का रेटिंग देते हैं. मेरे डिपार्टमेंट में तो कोई अंडर परफॉर्मर है ही नहीं. Then you do the force fit analysis. उनको बोलते हैं कि जबरदस्ती बेल कर्व में बिठाओ, इनको करना पड़ता है ना. क्लस्टर एनालिसिस, क्लस्टर्स बेस्ड ऑन क्लस्टर बेस्ड परफॉर्मेंस. दैट इज बेसिकली मोर ऑन व्हाट यू कैन से टीम मैनेजमेंट और टीम परफॉर्मेंसेस. प्रोडक्टिविटी इवैल्यूएशन, वेरिएशन, कोरिलेशनशिप, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसीज. कोई प्लांट में होगा जो यूनियन के साथ डील कर रहा होगा, उनको पता होगा ये. जब यूनियन की चार्टर ऑफ डिमांड आती है तो मैनेजमेंट भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखता है. उसके सामने प्रोडक्टिविटी वैल्यूज रखनी पड़ती है कि इतना पैसा देंगे तो हमको इतना प्रोडक्टिविटी चाहिए सामने. मशीन के OEE डेटा होते हो, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसीज. Yes. Right. So all these things you should know. Then only you can get into a role of business partnership. HRBP का टमका लगा के बैठ जाते, पता नहीं होता क्या करना है.
In talent management, you can use logistic regression for attrition management. Generic competencies के लिए analysis of variance, ये tool use कर सकते हैं. Right? So, ये करने के लिए क्या skill sets लगेंगे? You require analytical mindset. You need to be detail orientation. You should be good at data management, and you should have strong knowledge of HR processes. वरना पता चला HR प्रोसेस में ही टप्पे नहीं पड़ रहे तो तुम क्या ही एनालिटिक्स कर लोगे और क्या ही डेटा निकाल लोगे और क्या ही फॉर्मूला लगाओगे और क्या ही मैट्रिक्स लगाओगे और क्या ही कोरिलेशन एस्टैब्लिश करोगे. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ HR प्रोसेस नॉलेज, बिजनेस नॉलेज एंड पर्सनल क्रेडिबिलिटी. सक्सेस होना है तो ये तीन को मास्टर कर लो वरना कोई नहीं पूछेगा. मुझे दिख नहीं रहा है मुझे सेशन में पब्लिक तो है ना. हाँ है ना. Yes. मुझे मेरा स्क्रीन दिख रहा है इसलिए आई कैन नॉट सी. वो जूम में वो आता है ना साइड पे वो वैसा नहीं दिख रहा है गूगल एंड आई एम नॉट यूज्ड. नहीं दिख रहा है. यही है. It is very interestingly going on, so you can carry on. And if you have even more, yes, it is coming. Right. So then myths, strong aptitude चाहिए, knowledge is required. कुछ नहीं, elementary maths का पता होना चाहिए. Right. Analysis जो है वो R, Minitab, SPSS या Excel में कर सकते हो. ये सब सॉफ्टवेयर है. इनको जो इनपुट दोगे वो प्रोसेस करके लॉजिक दोगे तो वो प्रोसेस करके बाहर आपको आउटपुट देंगे. राइट. तो दूसरा होता है इट बिगिंस विद डैशबोर्ड्स. बेसिकली एक्चुअली इट्स एंड विद डैशबोर्ड्स. डेटा विजुअलाइजेशन लास्ट में होता है. हमको बहुत सारा डेटा कैप्चर करना पड़ेगा. एक बार आपने सेट कर दिया सारा डेटा ऑटोमेटिक कैप्चर होता रहेगा. बहुत टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगता. प्रोसेसेस आपके सेट हो गए तो ऑटोमेटिक एनालिसिस करते रहेंगे. इट इज अ जॉब ऑफ डेटा साइंटिस्ट एंड नॉट HRBP ऑफ HR जनरलिस्ट. इम्पैक्ट हमको बताना है, किसी और को नहीं बताना. So it is our responsibility and it is our job. Are we clear on these 5 points? Yes. कोई और तो बोलो. Yes. Yes, yes. Right. Business impact of HR, right? या place to compelling place to work. Sears है ना, Sears store का जो तो बंद हो गया लेकिन इसका एक भयंकर केस स्टडी है. राइट. जो बात करता है कि भाई एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए उसकी जॉब की तरफ और उसकी कंपनी की तरफ. राइट. और ये दोनों मिलके बनाएंगे एम्प्लॉय बिहेवियर. और एम्प्लॉय बिहेवियर बेसिकली होगा एम्प्लॉय रिटेंशन. सो एम्प्लॉय एटीट्यूड विल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट. करेक्ट. बेस्ट प्लेस टू वर्क के सर्वे हो जाते हैं ना, ये वो वाला चीज है. राइट. एंड कंपेलिंग प्लेस टू शॉप. आप लोग डीमार्ट में क्यों जाते हैं? सस्ता मिलता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलती है, स्टाफ हेल्पफुल रहता है. राइट. ये स्टाफ जब तक एंगेज नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें नहीं मिलेगी. आपको अगर कुछ चीज नहीं मिल रही है आपको पूछोगे कि ये बंदा ये चीज कहाँ पे रखी हो, बंदा जाके लेके आएगा या आपको गाइड कर देगा वहां तक. दिस इज सर्विस हेल्पफुलनेस. दिस कम्स फ्रॉम एम्प्लॉय एंगेजमेंट. अगर एम्प्लॉय एंगेज नहीं है तो बोलता है जा यार उधर देख ले वहीं पे रखा हुआ है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्टोर्स and that is the reason the other stores gets more footfall. Now this service helpfulness basically impacts the merchandise value, which in turn impacts your customer impression and customer experience. And if customer is having a positive experience, he will basically give recommendations. And when you give customer recommendations, you will have customer retention. And when your customer is retained, you become a compelling place to invest, where you get return on asset, return on good operating margin and good revenue growth because of customer experiences. So a 5% study shows that Sears में 5% increase किया employee attitude की तरफ, यानी engagement का. जो इसने increase किया 1.3 increase in customer satisfaction और customer score. और ये 1.3 unit increase in customer satisfaction lead to 0.5% increase in revenue. आप बोलोगे 0.5%? जब billions of dollars का business होता है ना तो बहुत बड़ी amount हो जाती है ये. और फिर HR हेड या KRA, HR हेड के KRA होते हैं कि 5% इंक्रीज करना है बिजनेस एम्प्लॉय एंगेजमेंट को.
और फिर बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं एचआर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है बिजनेस। दिस इज एक्चुअली एचआर बिजनेस पार्टनरशिप। सर आपने बोलती बंद कर दी सब, कैसा लगता है? हाँ, आपने बोलती बंद कर दी सबकी।